नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। मौसम की अग्नि वर्षा के कारण लू और इंसेफ्लाइटिस ने बिहार में कहर बरपा दिया, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जल्द ही बिहार में मौत के आंकड़ों पर लगाम लग सकेगा। यह लगाम सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि कुदरती होगी, क्योंकि बिहार में मानसून प्रवेश कर चुका है। यह स्थिति भयावह है जब बीमारियों की रोकथाम को लेकर मौसम की प्रतीक्षा हो। इंसेफ्लाइटिस पर पूरा देश अब सरकार को कोस रहा है, लेकिन लू से हुई मौत पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। किसी को यह बताने की फुर्सत नहीं कि बिहार में लू से बचाव के लिए एक हीट स्ट्रोक यूनिट तक नहीं है। स्थिति यह है कि मगध शाहबाद इलाके में लू से मौत एक आपदा की तरह है, ऐसी आपदा जो पहले कभी नहीं दिखी। हम अपने खास मेहमानों के साथ लू और एईएस से जुड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ खबरें देख लेते हैं। जरा सोचिए, मगध शाहबाद क्षेत्र में लू से 228 लोगों के मरने की खबर है। आपको पता है कि स्थिति इतनी भयानक हुई कि गया में लू के कारण निषेधाज्ञा जारी करने की नौबत आ गई। बाद में दूसरे जिलों में भी यही स्थिति देखी गई। कहर की शुरुआत 15 जून को औरंगाबाद से हुई और इसने देखते ही देखते गया, नवादा ही नहीं, शाहबाद को अपने लपेटे में ले लिया। पर्यावरण विशेषज्ञ और बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि यह भयंकर आपदा पहली बार आई है। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता के अनुसार जल स्तर सामान्य तौर पर 5 से 10 फीट नीचे जा चुका है। यहां के बुजुर्ग बताते हैं कि 1960 ईस्वी में भी भयंकर गर्मी के बाद ऐसी स्थिति नहीं आई थी। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं 300 फीट बोरिंग के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। सवाल है, क्या ये पर्यावरण में बदलाव के संकेत हैं? क्या हीट ब्लास्ट की स्थिति हो चुकी है? कुल मिलाकर स्थितियां पर्यावरणीय असंतुलन का अवश्य है। औरंगाबाद में बढ़ते तापमान से लोग परेशान हैं। पारा 42 डिग्री है। यहां लू से अब तक 90 लोगों की मौत हो गई है। जब तक बारिश नहीं होती, गर्मी से निजात पाना मुश्किल है। सहारा समय संवाददाता रुपेश कुमार ने लोगों से बात की और उनकी परेशानियों को जाना। इस वक्त मैं खड़ा हूँ औरंगाबाद के सदर अस्पताल में। लोगों की यहाँ से राय जानता हूँ कि तापमान को लेकर के लोगों की क्या है राय, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। और लोगों से अभी जिस तरह से बढ़ता तापमान है, उस पर क्या कहेंगे, क्या राय? देखिए, तापमान तो यहाँ इतना बढ़ा हुआ है कि लोग हॉस्पिटल में मौत हो रही है। सरकार अथक प्रयास कर रही है, लेकिन प्रकृति के आगे तो किसी का चलता नहीं है। सरकार का प्रयास प्रयासरत है। हम लोग भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर लोग काम में युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। गर्मी का वक्त से ना जाने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कितना का मौत भी हो चुका है। और यही सोचती कि अगर इस तापमान से बचाव के लिए एक ही चीज़ है कि घर से ना निकले। जहाँ तक हमारा सुझाव है कि इस गर्मी से बचने के लिए की उपाय कि घर से ना निकल कर अपने आप को सुरक्षित रहना सबसे बड़ा जरूरी है। अभी तक 49 है सदर का है, जिसकी पुष्टि नहीं उसकी थी, या कुछ वो घड़ी पर मर गए थे, रास्ते में मर गए, या अस्पताल आया शायद नहीं पा सके। तो उसमें कहना अभी मुश्किल है। 4-5 दरखास्त आए हैं, निर्णय भी विलंबित है। निर्णय हुआ तब बढ़ सकता है। अब क्या स्थिति है सर? ये स्थिति तो बिल्कुल सामान्य है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप से नवादा का हाल भी बेहाल है। नवादा में लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो चुकी है। यह सरकारी आंकड़ा है। गैर सरकारी आंकड़ा 40 है। लू से बचने के लिए सरकार की तरफ से 11 से 5 बजे तक दुकान, बाजार बंद रखने की एडवाइजरी जारी की गई है। स्थिति यह है कि अस्पतालों में एक बेड पर 2 मरीजों को रहना पड़ता है। पानी का लेयर 80 फीट तक पहुंच चुका है। नवादा सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को कूलर, पंखा लगाकर बचाने की कोशिश की जा रही है। स्वयंसेवी संगठन जगह जगह जल की व्यवस्था कर लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी के कारण जब पानी के लेयर भाग रहा चापाकल का, हॉस्पिटल में भरा हुआ है मरीज। हम को पेशेंट को लेके आए हैं, पानी कहीं नहीं मिल रहा है।
14 है, टोटल 14। और बाकी लोग कहाँ डेथ हुआ सर? आंकड़े बढ़ रहे हैं नवादा का? नहीं, बाकी जो आंकड़े जो बढ़ रहे हैं कि है कि जो हमारे यहाँ जितने मरीज आए, हमारे मरीज देखिए हमारे सिस्टम में आके यहाँ इलाज के दरमियान जिनकी मृत्यु हुई वो 14 है। यहाँ से मरीज जो है करीब 37 मरीज बाहर रेफर किए गए, जिसमें पावापुरी में गए हैं और जो गए हैं ये PMCH गए हैं। हाजीपुर का रुख करते हैं तो वहां भी वैशाली में चमकी बुखार के बाद लू का कहर बरपने लगा है। पिछले 2 दिनों में लू से 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं। महनार में मजदूरी करने के दौरान एक प्लम्बर मिस्त्री कंचन कुमार जायसवाल को लू लग गई। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया जरूर, लेकिन डॉक्टर ने वहां मृत घोषित कर दिया। अब आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? बड़ा सवाल ये है। गर्मी तो पड़ेगी और पड़ेगी, काफी हद तक हम लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पूरा समाज और व्यवस्था। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पटना और रांची स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं, हम उनका परिचय करा दें। पहले डॉक्टर अजय कुमार, आप वरीय उपाध्यक्ष हैं IMA के, आपका बहुत स्वागत है। नवीन कुमार, आप पर्यावरणविद हैं, आपका बहुत स्वागत है। मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। रांची स्टूडियो में डॉक्टर A वदूद, आप मौसम वैज्ञानिक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और अर्चित आनंद, आप पर्यावरणविद हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय, दरअसल क्या है कि स्थिति जो है वो सामने ही नजर आ रही है और एक तरफ तो चमकी बुखार से लोग परेशान थे, बच्चे इतनी जाने जा रही हैं, लगातार जा रही हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो थम रहा है मामला। हर दिन एक नया अपडेट आता है मौत को लेकर जो दुखद है। इधर लू एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ गई है और क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं और हमारी व्यवस्था कैसी है, जहां की लू से यदि किसी को लग जाए तो हॉस्पिटल्स में उसके बचाव के लिए कितने हम वेल इक्विप्ड हैं? देखिए, लू लगना या लू से मौत किसी भी देश के लिए और खासकर जहां पर गर्म देश है हम लोग का भारत जैसा, वो बहुत ही कॉमन है और काफी संख्या में हर साल मौत होती है लू से। लेकिन जिस ढंग से पर्यावरण के ऊपर ध्यान न देने से, जैसे ये जो गर्मी बढ़ रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण इस साल उसका खास दिखाई दे रहा है कि ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है और हीट भी बढ़ रहा है। दोनों के कारण लू का प्रकोप बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में है, बिहार में भी है और लोगों में ये इसके प्रकोप से लोग ग्रसित हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लू से ये सबको जानता है कि इस सीजन में पहले भी लू लगता था, अभी लगता है। लू से बचने के, लू ऐसी कोई चीज नहीं है कि उससे बचा नहीं जा सकता है। लू से बचने के बहुत ही प्रिवेंशन के बहुत उपाय हैं, ट्रीटमेंट भी मौजूद है और उसके बाद भी मैं बता दूं कि इन दोनों के बीच में कमी होने के कारण लगभग 65% तक मौत का भी गुंजाइश है इसमें और इस कारण मौतें भी दिखाई दे रही हैं। इसमें बुनियादी चीज जो है कि लोगों को इस समय में ये जानकारी होनी चाहिए कि जितना पानी वो अन्य दिनों में पीते थे उससे ज्यादा पानी पीना है। प्यास न लगे ये कोई इंडेक्स नहीं है। आप अपने पेशाब को देखिए, अगर पेशाब पीला हो रहा है इसका मतलब कि आपको पानी की जरूरत है और पेशाब को पीला नहीं होना चाहिए। उसके लिए हाइड्रेशन मेंटेन करना पहली शर्त है। दूसरी बात कि आप जो है कपड़े जो है ढीले ढाले पहने और जूते चपड़े, और आप सनस्क्रीन का यूज कर सकते हैं, छाता का यूज कर सकते हैं और पानी तो घर से निकलने और जाने, और खासकर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको तो उनके पानी पीने की मात्रा उनको बहुत जल्द आधा घंटा 15 मिनट को थोड़ा पानी लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों में लू बन लगने का चांस सर ये आपने सही कहा है, तब भी ये एहतियात बरतने की आवश्यकता है। धूप में घूमना काफी नहीं है सर। क्या घर में रहते हुए भी हीट आपको नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं सर मेरा एक सवाल आप ही से है। बंद गाड़ियों में जो बूढ़े और बच्चे हैं उनको लग जाता है। डॉक्टर साहब एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप चिकित्सक हैं और बेहतर आप जानते हैं तमाम व्यवस्था को। बिहार में
ठीक है, ये तो बचाव के उपाय आपने बताए, अच्छी बात है और ये इसका ख्याल रखना भी चाहिए लोगों को। लेकिन यदि लू लग गई, अब लू लग गई तो लोग भागते हैं अस्पताल की ओर। तो हमारे बिहार में जो सरकारी अस्पताल हैं वो लू यदि किसी को लग जाए, उस पेशेंट को बचाने के लिए क्या वेल इक्विप्ड हैं? मैं आपको बता दूं कि लू लगने के बाद सबसे पहला इलाज प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट तो जहां पर लू लगा है वहीं होना चाहिए। जैसे किसी आदमी को लू लगा तो उसको यथासंभव जल्दी ठंडे जगह पर, अगर मान लिया कि वो एयर कंडीशन कोई जगह नहीं है तो इवन वृक्ष के नीचे, जो हमारा सबसे बड़ा एयर कंडीशनर है वो, उसके नीचे उसको ले आवे और उसका टेम्परेचर देखिए। लू का बुखार और अन्य बुखार में फर्क है। लू के बुखार में पसीना नहीं आता दिखाई देगा आपको, और लू के बुखार का ट्रीटमेंट पैरासीटामोल का टैबलेट नहीं देना है उसमें, उससे बुखार नहीं गिरेगा। उसका एकमात्र उपाय है कैसे उनको जल्दी से जल्दी उनको पानी में, जितना ठंडे पानी का प्रयोग उनके देह पर अगर संभव हो तो ठंडे पानी के टब में उनको, अगर बेहोश है तो बात अलग है, गर्दन से ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो ठंडे पानी के टब में डाल दीजिए। इतना क्विक एक्शन लेना है उसके अंदर में। अस्पताल पहुंचाने के क्रम में अगर ये काम पहले नहीं करते हैं और अगर पेशेंट बेहोश हो रहा है, पेशेंट बेहोश हो गया तो इवन सीपीआर जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है वो भी करने की जरूरत पड़ सकती है। ये इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इसके लिए आम आदमी की जरूरत है। उसमें तो हम पानी पीने के लिए उनको नहीं कहेंगे, अगर होश में है तो उस समय ही पानी पिलाएंगे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मेरा सवाल जो दूसरा था उसका जवाब आपने दिया नहीं, उससे नुकसान होगा सर। और उसके बाद अस्पताल ले जाना है यथासंभव। मैं आपको बता दूं अस्पताल के बारे में, हमारे अस्पतालों में निश्चित तौर से कमियां हैं, और अस्पतालों में या क्लिनिक्स में जहां लू के पेशेंट का इलाज होता है, और कुछ सीमित जगहों पर भी एयर कंडीशनिंग नहीं हो और अगर वहां भी गर्मी उसी ढंग की बनी रहे तो निश्चित तौर से इलाज में कुछ डिफरेंस होगा, इसमें कोई कमी होगी। इसलिए लू से बचाने के लिए अस्पतालों में कम से कम जो इमरजेंसी वार्ड्स हैं उनमें लू, अगर सबके लिए नहीं तो लू वालों के लिए कम से कम एयर कंडीशनिंग का उपाय जरूर होना चाहिए। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में तो मौजूद है, लेकिन उसमें तो एक दिन में लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे उसके इलाज में। लेकिन सरकारी अस्पतालों में पीएचसी से लेकर ऊपर तक एयर कंडीशनिंग अभी लू के रोगियों के लिए नहीं है, उसके लिए कोई अलग रूम नहीं है। ये एक कमी हमको दिखाई देती है। ठीक सर। और उसके अलावा इलाज में और कुछ करना नहीं, दवाइयां दो। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। जो भी है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। समझ गया सर। हाइड्रेशन मेंटेन करना है, बिल्कुल, या जो भी है सब सिम्टोमेटिक। आपने जो बचाव के उपाय बताए और लू लगने के बाद के उपाय बताए, हम उससे सहमत हैं। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल कमी एयर कंडीशन की ही नहीं है, आपसे पहले भी बात होती रही है हमारी ऑन एयर। आपने कहा था और हमने पता लगाया हीट स्ट्रोक यूनिट होती है कोई, और वो हमारे अस्पताल में अवेलेबल ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। नहीं, बगल के उत्तर प्रदेश में अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी हमारी, वहां हर अस्पताल में एक हीट स्ट्रोक यूनिट है, एक कमरा भी है। कुछ नहीं, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, या वहां पर कूलर या एसी की व्यवस्था होती है। अब औरंगाबाद में जहां सबसे ज्यादा हीट स्ट्रोक के मामले आ रहे थे, अब जब वहां पर पेशेंट पहुंचने लगे तो उनके पास कोई एक कमरा ऐसा नहीं था, पंखा इवन फंक्शनल नहीं था, जो आइस के द्वारा, जो जहां पर वो ब्लड वेसल्स ज्यादा होते हैं, चाहे वो बाह में, काख में हो या गर्दन के नजदीक हो या ग्रोइन एरिया में हो, वो आइस मंगाया जा रहा था रेड क्रॉस से। तो गर्मी के सीजन में हॉस्पिटल से निपटने के लिए या हॉस्पिटल को निपटने के लिए इस तरह की व्यवस्था तो होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जब लू लग गई, ये मेडिकल इमरजेंसी का केस हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा नर्वस ब्रेकडाउन होता है। ब्रेन को कितना जल्दी आप बचा पाएंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और ठीक बात है कि अगर उनका थर्मो रेगुलेशन सिस्टम फेल कर गया है, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर वो नहीं निकल रहा है, स्वीटिंग नहीं हो रहा है और उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए बड़ा, अगर इमरजेंसी में मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा तो उसमें पेशेंट कोलैप्स भी कर जाता है। इसलिए ठीक बात है कि ये जो लू है वो लू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, लेकिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी है कि अगर उसको सब तरफ से अगर उसको नहीं किया जाए तो इसमें पेशेंट की जान चली जाती है, फैटल होता है। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि हमारे यहां हीट स्ट्रोक यूनिट नहीं है। सरकार इस पर गौर कब करेगी, ये सरकार ही जाने।
नवीन जी, दरअसल क्या है कि पर्यावरण को लेकर बड़ी चिंता जताते हैं हमारे सारे मेहमान, मुझ समेत भी। हम लोग भी चिंता जताते ही रहते हैं अपने कार्यक्रम के जरिए, लेकिन पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है और जो लोग इस मामले में बेहद लापरवाह हैं, पूरा जनमानस, तो फिर तो कहर बढ़ता ही चला जाएगा। नवीन कुमार जी, आप ही से सवाल था। आप ही से सवाल है। बस आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही संजय जी। अच्छा, नहीं आ रही है। यदि आप अब आ रही है हमारी आवाज आप तक? आवाज नहीं आ रही है। चलिए एक दूसरे पर्यावरणविद से मैं तब तक जान लेता हूं। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, इस बीच कोशिश करते हैं। अर्चित आनंद जी, दरअसल पर्यावरण को लेकर कितना कंसर्न है आम जनमानस और कितना हम भुगतने को तैयार हो रहे हैं और कितना हम झेल रहे हैं, जरा इस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए संजय जी, आज का दौर चल रहा है, पर्यावरण एक समस्या छोटी नहीं है, ये विकराल समस्या है। और जहां तक जनमानस का सवाल है, हम लोगों ने तो पेड़ लगाना ही छोड़ दिया है, काटना बदस्तूर जारी रखा है। बिहार के परिदृश्य में अब देखेंगे तो मैं पिछली दफा पटना से मुजफ्फरपुर जा रहा था हाईवे से जी। आप उस पूरी सड़क पे पेड़ गिन सकते हैं, कितने पेड़ उस सड़क पे हैं। नजर नहीं आएगा कहीं पे बड़ा वृक्ष आपको। तो जनमानस तो ठीक है, अपने खेतों में अपने बगीचे में पौधा लगाएगा, लेकिन मैं प्रश्न करूंगा उन जिम्मेवार लोगों से जिन्होंने वो सड़क बनाई और पेड़ काट दिए, लगाए नहीं। आप हाईवे में देखेंगे बीच में फूल के पौधे उन्होंने लगाए हैं, उनसे कितनी पर्यावरण की रक्षा होगी वो आप भी जानते हैं और लगाने वाले भी जानते हैं। सर ये बताइए ना कि आप रांची में रहते हैं और रांची में क्या सूरत हाल है सड़क किनारे, जरा उसका भी जिक्र कर दीजिए। सर रांची में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब तो वहां भी अच्छा विकास के नाम पर जो जी बिल्कुल, विकास के नाम पे यहाँ भी पौधे काटे जा रहे हैं। अभी शहर में एक बड़ी सड़क बन रही है, उसके लिए 1200 पौधे काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ हम लोगों ने आवाज भी उठाई है। 1200 पेड़ काटे जा रहे हैं तो यहाँ जी 1200 बड़े पेड़ जो हैं वो काटे जा रहे हैं। उनका रिप्लेसमेंट का कोई इशू उठाने वाला नहीं है, रिप्लेसमेंट हो भी नहीं सकता। वो पेड़ बनने में सबसे बड़ी बात वो कहते हैं काटे। सर नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट करें, मैं फिर आगे बढ़ूँ। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि वो पौधे काट तो दिए, शहरी पौधे हैं पुराने, 40 साल पुराने, 50 साल पुराने, उनको लगाया कहाँ जाए? उनके बदले जो पौधे लगाए कहाँ? शहर में तो जगह नहीं है। बाकी झारखंड के साथ एक फायदा है कि यहाँ पे जंगली क्षेत्र ज्यादा है बिहार की तुलना में, वनों का प्रतिशत यहाँ ज्यादा है, तो कुछ बिहार से बेहतर स्थिति है यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी और पौधे लगाने की और उसको बचाने की जरूरत है। बिल्कुल साहब, मैं आपसे सहमत हूँ। मधुर साहब, मैं आपके पास मौसम का हाल लूंगा, लेकिन नवीन जी से एक बार जरा समझ लेते हैं पहले कि नवीन जी, दरअसल बिहार और झारखंड के जो नागरिक हैं, दरअसल प्रकृति प्रेमी जरूर रहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अपने अपने घरों में जिनके पास जमीन है, किसी के पास आम का बागान है, कोई लीची का बागान रखता है, कोई अलग अलग पेड़ लगाते हैं, शीशम का, सखुआ का, एक जीवन का हिस्सा है। लेकिन बावजूद उसके हरियाली कम नजर आती है, बल्कि बहुत कम हो गई है। यदि शहरों की ओर हम आए, पटना की ओर आए, तो वाकई लगता है बेहद गंभीर स्थिति है। तो क्या सिर्फ आम नागरिक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, व्यवस्था भी? नहीं, देखें, ये तो जो पोजीशन है अभी, जो वन की कटाई हो रही है, पेड़ों की जो संख्या कम हो रही है जी, तो इसमें सरकार जिम्मेवार है, ऐसा है सिर्फ कहना उचित नहीं होगा। अभी हम लोग यहां देख रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बिहार सरकार काफी सेंसिटिव है। अभी एक गर्दनीबाग में हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है,
अभी हमारे मित्र लोग यहाँ बैठे हुए कुछ देर पहले उन्होंने चर्चा की, मैं अभी उसी प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा हूं। मैं गर्दनीबाग के एरिया का मैंने अभी सर्वे किया है और स्पेशली मैंने किया है कि इसमें कितने तरह के पेड़ हैं। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो सामान्य है, कॉमन नेचर के हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक है नीम। नीम को तो हम लोग सभी जानते हैं, और एक महानीम है। तो महानीम का पौधा, अगर 1000 नीम का पौधा होता तो उसके बीच में एक महानीम का पौधा होता है। तो अभी सरकार का ये लक्ष्य है कि यहां जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने वाला है बने, तो उसमें पेड़ की कटाई कम से कम हो और रीलोकेशन हो। क्योंकि हमारे पास जो गंगा का बेड है, गंगा का जो किनारा है, काफी विस्तृत गंगा का किनारा पटना में है। बिहार में ऐसे भी जो गंगा रिवर है वो करीब करीब 560 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो हमारे पास काफी जगह है उस पौधे को रीलोकेट करने का, और रीलोकेशन का अगर उसको प्रॉपरली रीलोकेशन किया जाए तो उनका सक्सेस रेट भी काफी होता है। तो ये काम है, ये सरकार हमारी सोच रही है और सरकार ये करने जा रही है। और अगर हम पेड़ को बचाएंगे तो पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं पृथ्वी के लगातार बढ़ते हुए तापमान को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कॉज है कि जो सन से जो लाइट हमारे पास पहुंचती है वो शॉर्टवेव के थ्रू पहुंचती है, और जब पृथ्वी पर वो लाइट आती है, किरण, सूरज की जो किरण आती है, तो ये परावर्तित होकर फिर वापस नहीं जाती है, और वो होता है ग्रीन गैस इफेक्ट के कारण। और ग्रीन गैस इफेक्ट का जो मेन कारण है, उसमें जो गैसेस जो बनती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और गैसेस जो हैं, ये गैस पृथ्वी से जब वो शॉर्ट वेव आती है और टकराकर जो फिर लौट कर ऊपर जाना चाहिए, जाती नहीं है, फिर उसी ग्रीन गैस के इन्वेलप के ऊपर से वो टकराकर फिर वापस नीचे आ जाती है। और इस तरह से तो सर आपने कहा उठती है और टकराकर ग्रीन गैस की भाषा में और लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहता है। आम आदमी की भाषा में समझे जरा सर, आम आदमी को बताएं कि सरकार कितनी सजग है। और इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है, अगर ग्रीन गैस इफेक्ट को हमको कम करना है तो पेड़ पौधे को लगाना होगा, वृक्ष को बचाना होगा। मैं समझ गया। और यही उपाय है जिससे कि हम ग्रीन गैस इफेक्ट को कम कर सकते हैं। और पृथ्वी जी मुकेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले वजह मौसम का हाल जान लेते हैं। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बदूत साहब है, बड़े अनुभवी हैं और बिहार झारखंड की तमाम भौगोलिक परिस्थिति को बहुत करीब से देखते रहे हैं। बदूत साहब, मानसून थोड़ा मेहरबान होने लगा है, बिहार में मानसून आ गया है, झारखंड में भी दस्तक दे ही चुका होगा। तो फिर ऐसे में ये जो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से बच्चे मर रहे हैं, उस पर रोकथाम लगेगी, लू से में रोकथाम लगेगी, तो कुदरत लगता है आखिरकार पसीज गया, क्योंकि हमारी व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि कुदरत को लगा कि अब हम ही इंटरवीन करें। जी संजय जी, अगर मौसम की बात करेंगे तो ये 2019 जो है ऐतिहासिक अनप्रेसिडेंटेड साल रहा है, खास करके तापमान के मामले में। और झारखंड ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरा उत्तर भारत पिछले 1-1.5 महीना से तप रहा है। और अनप्रेसिडेंटेड हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मई महीना और जून का अभी तक लगभग हमने एक ग्राफ बना के देखा है, नॉर्मल टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर, तो एक्चुअल टेम्परेचर नॉर्मल से निरंतर ऊपर चला जा रहा है। और रांची में ही 42 डिग्री 41 डिग्री टेम्परेचर लगातार निरंतर बना हुआ रहा कई दिनों तक, 15-15, 20-20 दिन तक। तो ये मौसम परिवर्तन या वैश्विक मौसम परिवर्तन कह लें या वैश्विक तापमान वृद्धि कह लें, इसका भयावह रूप अब सामने आ गया है। पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक लोगों को चेता रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इसकी भयावह स्थितियां आने वाली है। आशंका, परिकल्पना मात्र ही हम लोग उसको समझ करके अनादर करते रहे, लेकिन अब मौसम परिवर्तन कल्पना या आशंका नहीं बल्कि हकीकत बनकर सामने आ गया है। अब आने वाले वर्षों में और भी भयावह स्थिति हो सकती है, बल्कि होगी ही।
सर ये बताइए मानसून कैसा रहेगा? स्थिति मानसून झारखंड में प्रवेश कर चुका है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में प्रवेश कर चुका है। बारिश हो रही है। अभी आईएमडी का आधिकारिक घोषणा भी हो चुका है। अगले 4-5 दिन में पूरे झारखंड में मानसून कवर कर लेगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मानसून बिहार के लिए कुछ सूचना है क्या आपके पास? बिहार में भी पूर्वी बिहार जो है कि पूरब की तरफ से जो साहबगंज पाकुड़ से सटा हुआ जो जिले हैं वहां पे मानसून लगभग प्रवेश कर चुका है। तो पटना तक तो हम ये चीज कहना चाह रहे हैं कि पटना और आसपास के इलाके में जहां वो 16 जिले मुजफ्फरपुर और बाकी अन्य जिलों में जो बीमारी चमकी बुखार जिसका नाम दिया जा रहा है, जिससे बच्चे मर रहे हैं, वहां पर मानसून कब तक पहुंच जाएगा? देखिए वहां पे भी मानसून जब झारखंड में पहुंच गया है वहां भी पहुंच गया, एक साथ लगभग पहुंचता है। कभी कभी तो बिहार में पहले पहुंचता है, झारखंड में बाद में। अगले 5 दिन में हमको लगता है कि मानसून पूरे झारखंड और बिहार को कवर कर ले। ठीक सर। मुकेश जी, दरअसल जो हमारे मेहमान आप सुन ही रहे थे, नवीन जी बता रहे थे कि सरकार बहुत संवेदनशील है पर्यावरण को लेकर, जिसमें उन्होंने गर्दनी बाग का एक उदाहरण भी हमको प्रस्तुत किया इन्होंने। लेकिन यदि सरकार इतनी संवेदनशील यदि वाकई है तो फिर पटना गैस चेंबर में तब्दील क्यों? जनरेटर पर तो हम रोक नहीं लगा पाए पटना शहर में, जहां की पाबंदी है पूरे और पक्के तौर पर, और सरकार संवेदनशील है। पटना की सड़कों में आप पेड़ की गिनती कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि पेड़ों के बीच वो शहर बसा हुआ है। और गंगा जो रेत है, गंगा की जो रेत है, वो रेतीली हवा शहर की ओर आती है, जिससे कि कैंसर और अस्थमा के मरीज आपको बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार वाकई बहुत संवेदनशील है, तो ऐसा क्यों है? संजय जी, सबसे बड़ी बात और जिस बात को आपने उठाया है कि जो लोग हमारे मर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? तो एक जिम्मेवार तो पर्यावरण है, चूंकि इसमें अप्रत्याशित रूप से बदलाव आया है और लू की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसके लिए सरकार भी दोषी है और उसको हम लोग अभी देखेंगे कैसे दोषी है। यह देश जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पे काम कर रहा है। कई दूसरे देश ऐसे हैं जहां लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है, वहां अथॉरिटेरियन रूल है। उदाहरण के रूप में चाइना, वहां भी कमोबेश यही स्थिति है, आबादी भी आपके लोगों का कमोबेश यही है। वहां ऐसा क्यों नहीं होता है और यहां ऐसा क्यों होता है? आपको ये समझना होगा। जिस बात की चर्चा अभी अर्पित जी कर रहे थे, उसी बात की चर्चा मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं जरा पुराने समय में, इतिहास के समय में जाना चाहता हूं। हम पाटलिपुत्रा में बैठे हुए हैं और आप उस पाटलिपुत्रा की अवधारणा को देखें, उस पाटलिपुत्रा को देखें जो दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में था। मैं मगध की बात कर रहा हूं, मगध काल की बात कर रहा हूं। उसमें जितने भी यात्री आए दुनिया में, जितने भी यात्री पूरी दुनिया में पाटलिपुत्र एक बड़े अच्छे व्यवस्थित शहर के रूप में, पर्यावरण के रूप में, शहर के रूप में, गंगा के किनारे बसे हुए शहर के रूप में आपको देखा जाता था और इसकी सुंदरता की व्याख्या होती थी। आज क्या हो गया कि हमारे सारे जो हैं, सारी चीजों के रहने के बाद, सारे विशेषज्ञों के रहने के बाद, इस शहर को दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहर के रूप में, इस पर आपने चर्चा भी की है कि शुमार हुई है। क्या कारण है कि यहां सबसे ज्यादा लोग मरते हैं? क्या कारण है कि ये शहर, ये जो हमारा राज्य था, उसमें वो अवधारणा आई थी कि ग्रैंड ट्रैंक रोड, जिसकी बात अभी अर्चित जी कर रहे थे, ग्रैंड ट्रैंक रोड जो बना उसी इलाके से बना, औरंगाबाद के इलाके से वो गया है, सासाराम के इलाके से गया है, जहां दोनों तरफ पेड़ लगे होते थे, उन पेड़ों पर सराय बनी होती थी, प्याऊ लगे होते थे। ये अवधारणा शेरशाह सूरी ने तब किया था संजय जी, जब चारों तरफ पेड़ होते थे। आज क्या कारण है कि हमारी सरकार और सरकारी, जिसको पॉलिसी पैरालिसिस कहते थे, इसी सरकार ने कहा है, लोगों ने कहा है, लांछन लगाया, राजनीतिक लोगों ने एक दूसरे के लाभ के लिए, सत्ता के लिए इसको लांछन लगाया। आज ये पूरी सरकार पॉलिसी पैरालिसिस से क्यों गुजर रही है? चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, आपने किस ढंग से सारे पेड़ों को काट दिया। अगर अभी हमारे गर्दनी बाग का उदाहरण नवीन जी दे रहे थे, लेकिन बेली रोड पे आखिर क्या ऐसी घटना हुई कि उसके सारे पेड़ जो 60 साल
70 साल पुराने पेड़ नवीन जी वो काटे गए हैं, आपके और हमारे आंख के सामने काटे गए हैं। और आप आयकर गोलंबर से लेके सगुना मोड़ तक आपको कोई भी एक बड़ा पेड़ दिखाई नहीं दे पड़ेगा। और सरकार अभी तक आंख कान मूंद के बैठी हुई है और उसके बदले में कोई पेड़ का प्रत्यारोपण नहीं हुआ है। और ये उस राज्य में घटित हो रहा है संजय जी जिसकी आबादी लगभग 14 करोड़ है, घनत्व जो है दुनिया में सबसे ज्यादा है, और पेड़ों की संख्या अगर मैं अनुमान करता हूं, क्योंकि मैंने अभी इस पर रिसर्च नहीं किया, लेकिन मेरा अनुमान सही निकलेगा कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई राज्य नहीं मिलेगा जहां पेड़ों की अनुपात व्यक्तियों के अनुपात की संख्या में सबसे कम होगी। और आपकी सरकार या राज्य सरकार जो है या केंद्र सरकार हो, वो बड़े भारी पैसे पेड़ लगाने के लिए देते हैं, वन विभाग को देते हैं, और इनके अधिकारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन जब पेड़ लगाने का समय आता है तो उसकी संख्या भी कागजों पर दिखा दी जाती है, लेकिन पेड़ नहीं दिखाई देते हैं। और इसकी इस बात का की पुष्टि जो है वो अर्चित आनंद जी भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसी नैतिक नीतिगत व्यवस्था है उसमें बड़ी भारी चूक दिखाई दे रही है। और अगर संजय जी इसमें सुधार नहीं किया गया तो राजनीतिक दलों के वोट की बात नहीं है, इसका खामियाजा समाज सर भुगत रहे हैं लोग। सर भुगतेंगे क्या? भुगतना शुरू हो गया है। वाली पीढ़ी है वो। डॉक्टर अजय कुमार इस मामले में बेहतर रोशनी भी डालेंगे। सर कितनी नई बीमारियां या कितनी गंभीर बीमारियां इस प्रदूषण की वजह से पटना के नागरिकों को झेलनी पड़ रही है सर, या बाकी आसपास के इलाके के लोगों को? जी हाँ, सबसे पहले तो प्रदूषण की बजाय पर्यावरण की बात करें हम लोग, हीट के चलते अभी आपने जो मुजफ्फरपुर में जो बीमारी देख रहे हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बहुत ज्यादा गर्मी का होना भी है। बिल्कुल। और जो पानी आने के बाद घट भी जाता है, उसी ढंग से हीट स्ट्रोक भी उसी का है। और ये पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, जबकि इलाज की सुविधा भी बढ़ी है, तब भी मौतें बहुत हो रही हैं पहले की अपेक्षा। तो ये तो एक बीमारी है ही। पर्यावरण की कमी के चलते बहुत सी बीमारियां, नए वायरल बीमारियां जो हैं वो देश में आ रही हैं, इस देश में आ रही हैं, बिहार में भी आ रही हैं। जितने भी आप वायरल डिजीज जो अब नया देख रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो पर्यावरण के इम्बैलेंस के चलते हो रहा है। पानी के चलते कितनी बीमारियां बढ़ गई, पहले से थी वो बीमारियां, लेकिन आज हेपेटाइटिस या आज टाइफाइड, जिस टाइफाइड को उन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया था वो फिर टाइफाइड उसी ढंग से जो है वो सब उठा चुका है। जॉन्डिस का वही हाल है, डायरिया का वही हाल है। ठीक है, कोलरा के केसेस घटे हैं, लेकिन गैस्ट्रोएंटराइटिस के केस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। लीवर की बीमारियां कॉन्टेमिनेशन और के चलते बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। और अन्य बहुत सी न्यूराइटिस, बहुत जितने ये खासकर लंग डिजीजेज जो है ये पर्यावरण के चलते, ये जो ठंडा मौसम नहीं है और एलर्जी बढ़ रहा है लोगों का, धूप और बालू के बीच में हम लोग गुजर रहे हैं। तो ऐसे में लंग की बीमारियां, दम्मे के रोग, ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस स्ट्रेस स्ट्रेन के चलते कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी अल्टीमेटली इससे अफेक्टेड हो रहा है, लोगों का आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो असंतुलन के चलते, पर्यावरण के या पॉल्यूशन के चलते, ये पर्यावरणीय असंतुलन और पॉल्यूशन के चलते सारी बीमारियों में इजाफा हुआ है। और मानव समाज, आबादी भी बढ़ती जा रही है, मानव समाज अगर अपने को संतुलित नहीं किया और इसके मुताबिक, आबादी के मुताबिक अगर समाज में इसके रोकथाम की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाला दिन जो है वो लगता है हमको कि एक बहुत बड़ा आपदा जो है आने वाला है, और आपदाओं के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। डॉक्टर संजय कुमार, कुछ एक और गंभीर बीमारी रह गई हो जो कि डस्ट पार्टिकल्स को लेकर आप बहुत बोलते हैं कि रेतीली हवा जब चलती है तो वायु में उस रेत का इम्पैक्ट क्या होता है मानव जीवन के लिए, और किस तरह के प्रॉब्लम्स को और बढ़ाता है ये, और कितने उसके खतरे में आप लोग जी रहे हैं? मैंने कई बार इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, और खास करके एयर बॉर्न डिजीजेज हों या वाटर बॉर्न डिजीजेज हों या वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हों, ये सारे डिजीजेज जो हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं बस इसी इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम की वजह से। और एक चीज मैं और करेक्ट कर देता हूं, नवीन जी जो बता रहे थे सरकार के दरियादिली के बारे में, बजाते एनजीटी ने इंटरफेयर किया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इंटरफेयर किया। आपको याद होगा, आपने भी एक इस पर प्रोग्राम किया था, गंगा से जब बालू का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उस समय भी एनजीटी ने इंटरफेयर किया था। और फिर गर्दनीबाग में भी जब पेड़ काटे जा रहे थे तो एनजीटी ने इंटरफेयर किया और सरकार को कहा कि अगर इस पेड़ को आप काट रहे हैं और इतना जल्दी आप पेड़ कहीं डेवलप नहीं कर सकते हैं,
तो गाड़ियां मौजूद हैं इस देश में, उस तरह की गाड़ी बिहार सरकार भी खरीदे और इनको अगर अपरूटेड करते हैं तो इनको ले जाकर के गंगा के बेसिन में या जहां आपके पास स्पेस है उसको लगा दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर वो पेड़ वहां लगते हैं गंगा के बेसिन में, मैं कई बार बताया हूं कि जो 10 पार्टिकुलेट मैटर है सो 10 पीएम वाला और 2.5 पीएम का जो पार्टिकुलेट मैटर है सो, ये पूरा गंगा जो है वो उत्तर से दक्षिण है और उसी के किनारे ये पटना शहर बसा हुआ है। पूरा गंगा दूर चली गई है शहर से और गंगा का जो रेत है जब उड़ता है तो वो पूरे शहर में आता है और जो हम उसको जब सांस के रूप में लेते हैं 2.5 पार्टिकुलेट मैटर तो इतना छोटा होता है कि आपके बाल का भी 50 गुना छोटा होता है। आप तो उसको देख भी नहीं सकते, ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं। और ये लंग्स की छोटी मोटी बीमारियां नहीं, लंग्स फाइब्रोसिस करा रहा है। और जो भी चेस्ट स्पेशलिस्ट है उनका कहना है कि इधर हमारे पास जो लंग्स से संबंधित बीमारियों के जो पेशेंट हैं उनका बढ़ गया है आना, मतलब कि पर डे उनका औसत है कि कम से कम 100 से 150 पेशेंट आ रहे हैं जो उनको एजमेटिक प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है और वो लंग्स फाइब्रोसिस और लंग्स कैंसर तो हो ही रहा है। तो भाई ये इस तरह का गंगा के किनारे अगर पूरा पेड़ लगा दिया जाता तो दो फायदे होते। एक तो कि जो रेतीली हवा जो आकर के शहर में लोगों को जो उनके सांस को चौक कर रहा है उसको रोक देता, दूसरी तरफ हमारा टेम्परेचर भी गिर जाता। मैं एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूं, एक पेड़ जितना वाटर का ट्रांसपिरेशन करता है, एक बड़ा पेड़ को ले लीजिए तो 30 लीटर पानी का ट्रांसपिरेशन करता है। सोचिए कि वहां का ह्यूमिडिटी कैसा होगा, 30 लीटर पानी को ये करेगा, ट्रांसपायर करेगा। दूसरा, 16 पेड़ जितना ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है एक आदमी की जरूरत उससे पूरा होती है। मतलब एक आदमी को सांस लेने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उसके कंपैरिजन में कम से कम 16 पेड़ होना चाहिए। तीसरी चीज, टेम्परेचर को भी वो मेंटेन करता है। जब वो ट्रांसपिरेशन करेगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा और कूलिंग इफेक्ट होगा तो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और चाहे एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से शिकार ये है पर्यावरण का महत्व सर, ठीक कह रहे हैं आप, हमारे बुजुर्ग हो रहे हो दोनों से वो बचाएगा। ठीक सर, कुछ एक और खबरें देख लेते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने लू और इंसेफ्लाइटिस से निपटने की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक के बाद मगध प्रमंडल के आयुक्त ने बताया कि अत्यधिक गर्मी पड़ने से औरंगाबाद, नवादा और गया में हीट वेव का असर रहा है। हीट वेव से बचने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और दिशा निर्देश दिए गए। एएनएमसीएच में वहां भी 100 बेड से बढ़ाकर 150 बेड कर दी गई है। यहां के अस्पताल में अभी 45 मरीज भर्ती हैं। इस जिले में मृतकों के परिजनों को अनुदान राशि का वितरण कर दिया गया है। कुल 62 लोगों के बीच राशि का वितरण किया गया। औरंगाबाद, नवादा और गया में इस साल लू से अब तक 113 लोगों की जानें चली गई। मुख्यमंत्री ने बैठक कर वितरण राशि के तेजी से बंटवारा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हीट वेव के कारणों का सही आकलन करने को कहा है। ये बात सामने आई है कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा असर हुआ है वहां हरियाली नहीं थी। अब इससे ज्यादा और क्या पता लगाना है सर, हरियाली नहीं थी। इसके अलावा इंसेफ्लाइटिस और जापानी इंसेफ्लाइटिस को लेकर सघन टीकाकरण अभियान चलाने को लेकर भी चर्चा हुई। अस्पतालों में चिकित्सकों और एएनएम की कमी को पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसमें से कई बिंदुओं पर आकलन हम लोगों ने पहले से करके रखा था। एक बात जरूर देखने में आई है, जो लोग मृत हुए हैं उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष से ऊपर के लोग ज्यादातर थे। मृत लोगों में जो आंकड़ा अगर निकाला जाए तो 76% से अधिक लोग जो है वो 65 वर्ष की आयु से अधिक के थे। दूसरा, हरियाली बिल्कुल नहीं थी ऐसे क्षेत्रों में जहां पर इस तरह का हीट स्ट्रोक हुआ है, हीट वेव ने जहां अफेक्ट किया है। वहां एक बात सब जगह तीनों जिलों में देखने में आई कि हरियाली बिल्कुल भी नहीं थी। वहां पर सरफेस वाटर बिल्कुल भी नहीं था। जल आपूर्ति को लेकर हम लोगों के जो टैंकर चलाए जा रहे हैं, जो चापाकल के माध्यम से आपूर्ति कराई जा रही थी, उसके वजह से कोई जल की पेयजल की कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं थी। लेकिन यदि कहा जाए कि जलाशय थे वहां पर या सरफेस वाटर था, उस तरह की कोई चीज वहां पर नहीं थी। एईएस और जेई को भी लेकर समीक्षा की गई कि यहाँ पर
उसका रेगुलर इम्यूनाइजेशन, सघन टीकाकरण अभियान कब से चलाया जाएगा और यहाँ के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं पूरे मगध प्रमंडल के जो इससे अफेक्टेड हो। सामान्य आदमी भी जानता है पेड़ लगाएंगे तो वातावरण शुद्ध होगा। खैर, मुजफ्फरपुर में भी गर्मी ने अपना कहर बरपाया हुआ है। भीषण गर्मी की वजह से लोगों के काम पर असर पड़ रहा है। हमारे सहयोगी संजीव राय ने मुजफ्फरपुर में लोगों से गर्मी से हो रही मुश्किलों को लेकर बातचीत की। खड़े हैं मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर में भी गर्मी ने अपना कहर बरपाया है। हीट स्ट्रोक दक्षिण भारत के साथ भी उत्तर भारत में भी यही स्थिति है और लगातार 45 डिग्री टेम्परेचर। देखिए किस तरह से लोग घूम रहे हैं गर्मी में, कितनी भीषण गर्मी है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बहुत गर्मी है, क्या कहेंगे, बहुत हद से ज्यादा गर्मी काम है। कर रहे हैं इस गर्मी में जूझ रहे हैं। भगवान जाने क्या बदबू दे रहा है, इतना बदबू दे रहा है, हालत खराब है गर्मी के मारे। क्या है गर्मी कितनी क्या लगता है, बारिश अभी तक नहीं आई है, कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान। किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? बहुत नुकसान हो रहा है, काम बहुत हर्जा हो रहा है। परिस्थिति यहाँ की है जो गर्मी किस तरह की परिस्थिति? गर्मी तो काफी 45 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस है और बिहार की जो सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार पूरी तरह बिखर चुकी है। यहाँ बच्चों को परेशानी इतना झेलना पड़ रहा है कि उनका कब मृत्यु हो जाए, कब जीवन उनका बच जाए, कोई किसी को पता नहीं। हम लोगों ने 3 आरओ लगवाया है अपने तरफ से, सरकारी कोई मदद नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। लोग जो है किसी भी तरह गर्मी से बचने के लिए पानी पी रहे हैं। आप बताइए, मुजफ्फरपुर में लगातार बारिश का हो रहा है कि बारिश आए, गर्मी के क्या कहिए, जितनी गर्मी है? बारिश है ही नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहा है। ऐसे में काम धाम कैसे कर रहे हैं? आप ऑटो चलाते हैं क्या? जी ऑटो चलाते हैं। कितना फर्क पड़ा है ऑटो? फर्क बहुत है, सारा दिन लोग बैठ के वेट कर रहे हैं मेडिकल में। मतलब गर्मी के कारण पैसेंजर, गर्मी के कारण लोग छाव में देखिए ऐसे गाड़ी लगा के बैठे हुए हैं, रोड पे गाड़ी चलेगी। हर जगह यही हाल है, त्राहिमाम है। बस एकमात्र सहारा ऊपर वाला, बस उसकी कृपा हो जाए तो शायद कुछ राहत मिले। तो वदूद साहब, ऊपर वाले के भरोसे ही चले हम लोग? अभी तक तो ऊपर वाले के भरोसे ही चल रहे हैं हम लोग, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ऊपर वाले पे भी भरोसा करें और कुछ अपना भी दायित्व निभाएं। मैं एक चीज कह रहा था जो संजय जी कि हम लोग सब लोग बोलते हैं कि पेड़ हरियाली का बहुत महत्व है। वाकई पेड़ और हरियाली का बहुत ही महत्व है पर्यावरण और मौसम के संदर्भ में, लेकिन अकेला पेड़, अकेला हरियाली ही एक कारण नहीं है, उसका नष्ट होना ही एक कारण नहीं है। ये जो वर्तमान परिस्थिति है वैश्विक मौसम परिवर्तन का या स्थानीय मौसम परिवर्तन का, उसके 3-4 मुख्य कारण है। एक तो ये है कि तकनीकी और आर्थिक विकास के नाम से बेतहाशा ईंधन का खपत होना, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो या कोयला हो, उसकी खपत होती है। दूसरा, पेड़ पौधों की कटाई होना बेतहाशा और उसको लगना नहीं। तीसरा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जल संसाधन का संरक्षण, संचयन, संग्रहण लगभग नहीं के बराबर हो रहा। अभी आपके रिपोर्ट में दिखाया जा रहा था कि वो क्षेत्र जहां पे ज्यादा रिपोर्ट आई कैजुअलिटी की, वहां पे हरियाली भी नहीं थी और सरफेस वाटर भी नहीं था। एक चीज मैं यहां पे कहना चाहूंगा, सरफेस वाटर की उपलब्धता बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्मी अगर बढ़ रही है वैश्विक मौसम परिवर्तन से, तो स्थान विशेष पर अगर पर्याप्त जल भंडार मौजूद है तो ज्यादा गर्मी में ज्यादा वाष्पीकरण होता है। और सब लोग जानते हैं कि एवेपोरेटिव कूलिंग होती है उससे, और एटमॉस्फेयर का जो हीट लोड उसमें खपत होता है, ऐसे ही 2-3-4 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके अभाव में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी जो पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, चाहे थल प्रदूषण, ये सबका मिला जुला असर है वर्तमान परिस्थिति। इसलिए कोई एक फील्ड आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं आपसे सहमत हूँ। ग्रीन हाउस गैस कट करना, वदूद साहब क्या है ना, समेकित प्रयास करना होगा यहाँ पे। हाँ वही देखिए वदूद साहब, क्या है कि जापान वगैरह में भारत से तो ज्यादा विकास है और वहां आर्थिक विकास जबरदस्त है, लेकिन वहां पर यह प्रदूषण क्यों नहीं है इतना सर? क्योंकि वहां पर यदि विकास किया जाता है तो साथ साथ पर्यावरण का उतना ही ख्याल रखा जाता है। और जब आप देखिए, एक चीज मैं कहूंगा जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा संजय जी, मौसम का, जलवायु का कोई राजनीतिक बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे करे कोई भरे कोई। भले ही जापान बहुत ही मोहतात है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता, लेकिन उसका दंश उनको भी झेलना पड़ेगा। झारखंड या बिहार मान लीजिए, कल
अब बात कंप्लीट कीजिए आप। आवाज नहीं आ रही। बात कंप्लीट कीजिए सर। आ रही है आवाज आपकी? जी जी हाँ, तो वो मैं कह रहा था कि चूंकि इसका कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए ये मानसिकता कि हम प्रदूषण नहीं कर रहे हैं तो हम उससे बचे रहेंगे, वो बात नहीं है। कोई भी करे, भरना सबको है। इसलिए वैश्विक समाज को इस बात के लिए अब आगे आना पड़ेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ इससे। हर एक इंडिविजुअल को मौसम और जलवायु के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। कुछ भी कर सकता है इस दिशा में करना होगा। जी बिल्कुल। नवीन जी, आपने सरकार की संवेदनशीलता पर बात की, तो हम आपको एक जानकारी दे दें कि गंगा सफाई को लेकर जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला था, उसमें 2-3 स्टेट पे पनिशमेंट दिया गया था उनको। उसमें बिहार भी शामिल था साहब। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार को 25 लाख का जुर्माना चुकाना पड़ा, एनजीटी ने जुर्माना लिया। तो सर ऐसे में ऐसी संवेदनशीलता का हम क्या करें? एक आध पेड़ एनजीटी की वजह से यदि बच भी जाए और यदि सोच ही हमारी यदि कुंद रहे, तो हम कहां से बिहार को प्रफुल्लित होता हुआ देख पाएंगे सर? देखिए, मैं एक बात अभी ध्यान आकृष्ट आप लोगों को करना चाहता हूं। जी, गंगा का जो सफाई अभियान चल रहा है, गंगा में निरंतर गाद की स्थिति बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं अगर नदी के फ्लो को अगर हम रोकेंगे तो सिल्ट जमा होगा और जितने बांध, जितनी जगह गंगा को ट्रैप करके, चाहे वो इरिगेशन पर्पस के लिए हो या ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो या विद्युत उत्पादन के लिए हो, कई स्टेजों पर हम लोगों ने गंगा को बांध दिया है। तो जो नेचुरल फ्लो उसका होना चाहिए वाटर का, वो नहीं हो रहा है। अब फरक्का का ही ले ले तो फरक्का का बांध आने के पहले गंगा में इस तरह से गाद की स्थिति नहीं थी। जो भी गाद आता था, बालू आता था, तो ये कौन इसको सुधारेगा सर? आम आदमी को नहीं सुधार सकता ना सर, आम आदमी को नहीं सुधार सकता ना। वो सारा सिल्ट धीरे धीरे जमा होता जा रहा है। सर ये किसकी जिम्मेवारी है जी? ये किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की तो है कि ख्याल रखे, क्योंकि सरकार उदासीन नहीं है। सिर्फ हमारे राज्य की ही नहीं है। ओहो, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, सारी सरकारों को कह रहे हैं। होगा कि हम सिर्फ कैसे करना है सर, क्या है ना, हम अपने राज्य सरकार को सिर्फ नहीं कह रहे हैं। ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ वो मुद्दा है जिसके बिना जीवन ही संभव नहीं है, और हमने उसके बिना जीवन को संभव बनाने का प्रयास कर लिया है। तो सर मरेंगे सब। एक होता है स्वस्थ रहते हुए इंसान बुढ़ापे में मरे, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मरना तो सबको है, लेकिन कराहते हुए जीते रहे और कराहते हुए मर जाए, इससे बड़ा अभिशप्त जीवन क्या होगा साहब? अच्छा, कहना आपका सही है जी। तो ये तो सोचना होगा, हर सरकार को सोचना होगा और सामूहिक पड़ेगा सर। हम सब मिलकर सरकार को ही जागरूक करें, शायद सरकार पहल करे और फिर समाज और जागरूक हो, तो शायद कदम से कदम मिलाकर चले तो बेहतर तस्वीर हम ला पाएंगे। अर्चित आनंद जी, झारखंड में आप लोग क्या इसको लेकर कुछ मुहिम चला रहे हैं? क्योंकि आप लोग पर्यावरणविद भी हैं। अभी मैं एक बात और मैं जोड़ देता हूं। अभी आपने कहा था कि करे कोई भरे कोई, तो ये बड़ा सही है कि अभी हमारा हम कार्बन उत्सर्जन करने में कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। हमारा पड़ोसी देश चाइना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। दूसरा देश है अमेरिका, जहां प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारे बगल में भूटान है, जो कार्बन नेगेटिव कंट्री है, जिसका असर मिलता है और हम कुछ न्यूट्रलाइज होते हैं। अदरवाइज ये दो कंट्री तो पूरे विश्व के पर्यावरण को, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट इन लोगों के कारण पैदा हो रहा है। अब सर चाइना से तो हम अभी बात नहीं कर सकते, हम तो अपने बिहार सरकार से ही आग्रह करेंगे और झारखंड की सरकार से ही, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो तो हम करें ना, वो भी नहीं कर रहे हैं अर्चित आनंद जी। तो पर्यावरणविद आप लोग हैं, तो झारखंड में मुहिम चलाइए ना, मीडिया भी साथ देगी साहब। क्यों नहीं रांची से ही शुरू करें अर्चित आनंद? आवाज आ रही है क्या अर्चित जी? चलिए आप चाय का आनंद लीजिए।
हम बाकी ये जवाब हम मुकेश जी से ले लेते हैं। मुकेश जी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी हर किसी को, और इसमें इंतजार हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वक्त बहुत गुजर गया है साहब, और नतीजा सामने। डॉक्टर अजय कुमार ने पूरा जिक्र भी किया, बीमारी की लंबी फहरिस्त उन्होंने गिनाई, कुछ एक और बीमारी रह गई होगी शायद, लेकिन वो भी आ जाएगी। तो फिर अब कब करेंगे हम लोग? बहुत ही भयावह स्थिति है संजय जी, विस्फोटक स्थिति है, और पर्यावरण जो है दस्तक दे रहा है कि अगर आप नहीं संभले, समाज नहीं संभला, आपने पर्यावरण में तत्काल आपातकाल के स्तर पे सुधार नहीं किया, तो इस ढंग से लोग रोड पे मरेंगे, इस ढंग से बीमारियां जो है आगे आएंगी, इस ढंग से बीमारियों की विविधता आपको दिखाई पड़ेगी, और जो है पूरी तरह से हर एक बुजुर्ग भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, और सरकार बेबस रहेंगी क्योंकि सरकार अपने आप रोना रोएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है संजय जी कि किसी भी समाज की जो पीढ़ी होती है, जिस पीढ़ी से हम आप हैं, उसका पहला दायित्व होता है, उसकी सरकारों का दायित्व होता है, उसके व्यक्तियों का दायित्व होता है, नागरिकों का दायित्व होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दायित्व होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए कम से कम स्वस्थ वातावरण, एक स्वस्थ जीने का आधार देकर वो जाए। लेकिन हम अभी जो तैयारी कर रहे हैं, जिस ढंग से माहौल को खराब कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन कहीं से नहीं हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन का एक बहुत बड़ा कारण लोगों ने अभी जो रिसर्च किया है, उसमें राइस फील्ड्स में जो होने वाला जो कार्बन का एकाएक उसकी मात्रा की बढ़ोतरी होना, चूंकि वो जहां फर्टिलाइजर्स का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं वो भी माना जा रहा है। तो कई तरह की उसमें अभी नई चीजें, नई शोध आ रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि तत्काल उसको रोकने की जरूरत है। आपको उपकरण ऐसे उपयोग करने होंगे जिससे कि कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम हो, चाहे वो आपके घर में रहने वाला रेफ्रिजरेटर हो, चाहे आपकी गाड़ियां हो, और गाड़ियों में जो बेतरह जो लापरवाही फटने में गाड़ियों में आपको दिखाई देगी संजय जी, जो धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा, ऑटो का धुआं साहब, कहीं शर्मिंदगी होगी कि बिहार में पुलिस क्या कर रही है। आपने इस बात का जिक्र किया कि जनरेटर जो है बंद हो जाना चाहिए, लेकिन सारे बैंक्स में बिहार में जनरेटर अभी भी चल रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो इस ढंग की विधायिका की या प्रशासनिक अवचूकें जो होंगी, उसका खामियाजा हम भुगतेंगे, और आने वाली हमारी नई पीढ़ी भुगतेगी, जो बहुत ही अशोभनीय है, अब मर्यादित है, और जिसकी भयावहता का कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक, डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल वक्त तो अब कुछ ज्यादा ही आ गया है, और बहुत वक्त गुजार दिए हम लोग उदासीनता के चलते। उसमें व्यवस्था भी बहुत बड़ा दोषी है, और उस व्यवस्था को स्वीकारा जनमानस ने ही, इसीलिए जनमानस भी उतना ही दोषी है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था का हम क्या करें जहां सांस लेना दुभर हो, जहां हर रोज नई बीमारियों से हमें जूझना पड़े, और फिर इसका समाधान नहीं दिख रहा हो। तो क्या करना चाहिए? आप लोग मुहिम चलाइए ना साहब। नहीं, बिल्कुल मुहिम चलाएंगे। अभी तो हम लोग वाटर क्राइसिस पर अभी बात कर रहे थे, और जो गया के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का जो बयान था, उस बयान में बड़ा दम था कि वही लोग हीट स्ट्रोक के शिकार हुए जहां पर सरफेस वाटर नहीं था। आपको याद होगा कि अगर जो नदी नाले अगर जिस इलाके में नहीं होते थे, तो वहां पर आहर पोखर होते थे और एक कुआं होता था, और कुएं पर गर्मी के दिनों में एक बाल्टी रखी हुई होती थी, और कोई व्यक्ति उस कुएं से एक बाल्टी पानी निकाल करके पी भी लेता था और अपना सर को भी धो लेता था, जिसके बारे में डॉक्टर अजय कुमार कह रहे थे। यही मुहिम चलाइए ना कि कैसे तालाब को पुनर्जीवित करें, आज कहीं भी कुआं को पुनर्जीवित करें, यही मुहिम चला दीजिए ना कम से कम। सर, हम लोग तो लगातार चर्चा कर रहे हैं, और जो हमारे सम्मानित दर्शक देख रहे हैं उनसे हम लगातार अपील भी कर रहे हैं कि कृपया वक्त आ गया है, इंतजार मत कीजिए किसी का। भगवान दरवाजे पर चलकर नहीं आते हैं, सरकार आपके द्वार नहीं आएगी, तो आप तो पहुंचिए ना सही जगह पर, क्योंकि आप पहुंचेंगे तो सरकार भी आपके पास पहुंच जाएगी। आप तालाब को पुनर्जीवित करिए ना, तब तक हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे साहब। जरूरत तो है ना सर। नहीं, ये सामाजिक जिम्मेवारी भी है। हाँ। और जब समाज जागृत होगा, इसके लिए अभियान हम लोग चलाएंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि पहले समाज ही तो बाग बगीचे लगाते थे, सरकार नहीं लगाती थी। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो इसे समय की पाबंदी में आपको रोक रहा हूं डॉक्टर साहब, और आज भी समाज है, आज भी समाज है। हम ये आग्रह करेंगे डॉक्टर अजय कुमार से भी, क्योंकि बहुत ही ये मुखर रहते हैं, और आप तमाम शिक्षाविद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मौसम वैज्ञानिक मधुर साहब बार बार अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में बताते ही रहते हैं, और पर्यावरणविद भी हमारे साथ दो हैं। तो हम तो अपील करेंगे हम सबों से कि कृपया अब देरी मत कीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का, और अपनी अपनी अहम राय देने के लिए। आपदा तो है साहब, आपदा तो आ गई है, और आपदा इस रूप में आई है कि लू से सैकड़ों मौतें होती हैं,
अलग अलग अज्ञात बुखार से सैकड़ों बच्चे मर रहे हैं। तापमान 7वें आसमान को छू रहा है और पर्यावरण ध्वस्त होता जा रहा है। जीना हमें है। बिहार को फिर से प्रफुल्लित कीजिए। अब मिलजुल कर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सिर्फ ब्लेम करने से बात पूरी नहीं होगी, पहल भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के पास सब कुछ नहीं है, जादू की छड़ी नहीं होती है। इसलिए सिर्फ सरकार से उम्मीद करना भी बेईमानी होगी। हमें भी कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। बेशक हजारों मील का सफर क्यों न तय करना पड़े, पहला कदम तो उठाना पड़ता है। नमस्कार।